संधि की विशेषता क्या थी? एक विशेषता आप बताएंगे, और संधि उसके बिना हम लोग नहीं समझ सकते। वो संधि की विशेषता थी कि हम क्या कर रहे थे, दो वर्णों को मिला रहे थे। ठीक है, दो वर्णों के मेल को हम लोग बोल रहे थे संधि। अब हम जब समास पढ़ेंगे तो समास का मतलब क्या होगा, एक आप लोगों को कुछ आइडिया है समास किसको कहते हैं? मुख्य रूप से एक शब्द में इसकी परिभाषा है, एक शब्द में। शब्द मतलब एक शब्द में ही इसकी परिभाषा है। समास का मतलब क्या होगा? संक्षेप। और संक्षेप का मतलब होता है एकदम शॉर्ट में बताना। ठीक है, संक्षेप का मतलब एक लंबे बातों को, जैसे आप लोगों ने उसको लोकोक्ति मुहावरा तो पढ़े ही होंगे, है ना? वैसे ही आप अनेक शब्द में एक शब्द भी पढ़ते होंगे, है ना? वन वर्ड जो बोला जाता है। वैसे ही समास को माना जाता है कि जब हम किसी बड़े बात को छोटे से शब्द में बोलकर बता दें, उसे हम लोग एक रूप में समास कहते हैं। दूसरा, इसकी जो मुख्य रूप से हिंदी में परिभाषा है, जब दो पद, इसमें शब्द आएगा पद, शब्द को ही हम क्या कहते हैं? पद। जब दो पद, पद और पद अर्थात दो शब्दों का मेल होगा तो एक नया शब्द बनेगा, उसको हम लोग कहेंगे समास। दो वर्णों के मेल से बन रहा था संधि, और दो पदों के मेल से बनता है समास। तो समास में संधि के जैसे ही समासिक पद होंगे और समास का विग्रह भी होगा, टूटेगा भी। ठीक, तो एक छोटा सा शब्द किसी बड़े शब्द को बताता है, जैसे राजपुत्र बोला जाता है ना, राजपूत, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? राजा का पुत्र। तो एक लंबे बात को किसमें बताना? संक्षेप में, शॉर्ट में बताना। डेफिनेशन देखिए क्या है समास, क्या कहा जाता है आखिर, उसको देखिए। समास शब्द का अर्थ होगा, पहला जो हो गया संक्षेप में, अगर हम किसी बात को बताना चाहते हैं तो दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को हम लोग किस रूप में बताएंगे? संक्षिप्त रूप से बताने का प्रयास ही समास कहलाता है। जैसे अभी जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा था, एक आप लोगों को सेंटेंस मिलता है, राजा का कुमार या राजा का पुत्र। कुमार का मतलब ये होता है पुत्र। राजा का पुत्र क्या है? सख्त बीमार है, ये बोल दिया गया। तो हम लोग राजा का पुत्र की जगह पे क्या बोल सकते हैं? राज का कुमार, है ना? राज का कुमार, राजा का कुमार की जगह पे राजकुमार हम लोग बोल देते हैं। तो ये जो राजा का कुमार है, एक अपने में विस्तृत वाक्य है। उसको हम लोग किस में बताना चाहते हैं? शॉर्ट में बताना चाहते हैं तो राजकुमार बोल सकते हैं, है ना? इसको ऑन करना चाहिए। अर्थात दो या दो से अधिक शब्द, ध्यान रखेंगे, हाँ, दो या दो से अधिक शब्द, और यहाँ पर शब्दों की जगह किस नाम से उल्लेख होगा? पद। पद भी बोला जाए तो वर्ड है, शब्द है। दो या दो से अधिक पदों की विभक्ति चिन्ह और अन्य प्रत्ययों को छोड़ करके ये जो होता है, जब समास करते हैं तो आपस में मिल जाते हैं। यहाँ पर एक शब्द है, विभक्ति चिन्ह को अथवा अन्य प्रत्यय को हम लोग छोड़ देते हैं और जो बचा हुआ होता है वो हमारे लिए शब्द होता है। जैसे राजा का कुमार, तो यहाँ पर ये विभक्ति चिन्ह है ना? कारक विभक्ति में जो चिन्ह लगे होते हैं हमारे लिए विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये जो पढ़े होंगे वो विभक्ति है, कारक विभक्ति। अब देखिए कितने प्रकार से समास हो सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। किसी भी शब्द को शॉर्ट में बताने के लिए, संक्षेप में बताने के लिए हमारे पास 6 तरीके हैं या 6 प्रकार है। समास को कितने प्रकार से बांटा गया है? 6 प्रकार से। पहला जो होगा, जो किस नाम से जाना जाता है? अव्ययी भाव समास। इसको भी क्रमशः याद करेंगे तब भी आपके लिए अच्छी बात है। दूसरा जो होगा तत्पुरुष समास। तीसरा जो होगा कर्मधारय समास। फिर होगा द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास, और उसके बाद होता है बहुव्रीहि समास। और इसमें आप लोगों की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर द्वंद्व सही नहीं लिखा है। क्या द्वंद्व गलत लिखा हुआ है, बहुव्रीहि सही है। तो ये वर्तनीय शुद्धि में द्वंद्व और बहुव्रीहि को भी पूछा जाता है कि कौन से कैसे लिखा जाता है बहुव्रीहि। ठीक है, इसकी मात्राओं को उलट फेर करके, अदला बदली करके फिर लिखा जाता है।
तो समास का मतलब हो गया किसी सेंटेंस को संक्षिप्त में बताना, शाब्दिक अर्थ होता है छोटे रूप में बताना। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक और नया छोटा शब्द बनता है तो हम लोग समास बोलते हैं। इसका जो पद परिचय है, इसको देखिए, पद परिचय में क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। समास में दो शब्द आ गया और दो शब्द अर्थात दो पद हो गए। पहला पद होगा, जैसे हमने क्या लिखा था, यहाँ पर एक लिखा हुआ है राष्ट्रपति, इसी को देख सकते हैं। राष्ट्रपति लिखा हुआ है तो हम तोड़ते हैं तो राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति तोड़ेंगे तो समास का विग्रह करेंगे तो राष्ट्र का पति, और जोड़ते हैं तो राष्ट्रपति। बीच में किसका लोप हो जा रहा है, कौन सी विभक्ति का, राष्ट्र का पति, तो ये क्या होता है, राष्ट्रपति। तो इसमें जब हम अलग कर रहे होते हैं तो राष्ट्र को अलग लिखा जा रहा है, दो पद हैं। जब प्लस के पहले हम लोगों को पदों की बात आएगी तो ये कौन सा पद कहलाएगा, पहले है तो पूर्व पद और प्लस के बाद है तो वो उत्तर पद है ना। उत्तर मतलब होता है बाद, पूर्व का मतलब होता है पहले। तो ये क्या बन गया, राष्ट्रपति। जब दोनों मिल जाते हैं तो ये हो गया, दोनों का हम लोगों को बोला जाता है, दो है तो समस्त। ये राष्ट्रपति क्या पद कहलाएगा, समस्त पद, पूर्व पद, उसके बाद उत्तर पद, दोनों मिलकर के समस्त पद। चलिए, आप लोगों को 6 प्रकार के समास पढ़ने हैं और 6 प्रकार के समासों की वैरायटी को आप फिर से समझेंगे। प्रधानता के हिसाब से समास के प्रकार, अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझते हैं क्योंकि ये प्रश्नों को पूछा जा रहा है इसी क्रम में, तो आप लोगों को सीधे सीधे समास के प्रकार में ना ले जाकर के आपको क्या बताया जा रहा है कि हम किसको किसको प्रधानता देते हैं। जब हम कोई बात बता रहे होते हैं, पदों को जोड़ रहे होते हैं, समास को तोड़ रहे होते हैं, तो उसमें किसका वेटेज है ना, किसको ध्यान में रख करके हम विग्रह कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं, इस आधार पर देखें। अगर हम पूर्व पद को क्या माने, प्रधान मानते हैं, पूर्व पद का मतलब पहले जो पद लगेगा उसको ही मान करके हम समास को जोड़ते हैं तोड़ते हैं, तो वो किसमें रखा गया है, अव्ययी भाव समास का जो एग्जाम्पल है, वो जितने भी उदाहरण इसके मिलेंगे उसमें पूर्व पद की क्या होगी, प्रधानता होगी। एक एग्जाम्पल बताएंगे अव्ययी भाव समास का, गलत, जैसे मैं लिख देता हूं यथाशक्ति, ठीक है, क्या लिखा मैंने, यथाशक्ति लिखा है। ये एक ऐसा पद है, इसमें कितने पद हो गए, दो पद। पहला पद क्या है, यथा, दूसरा पद हो गया शक्ति। यथा का मतलब क्या होता है, यथा का मतलब होता है के अनुसार, यथा का मतलब क्या होता है, के अनुसार। जब हम इसको तोड़ते हैं तो यथा शब्द को तोड़ने के बाद इसके लिए दूसरा शब्द होता है के अनुसार, तो शक्ति के अनुसार। यहां पर जो पूर्व पद है ये प्रधानता होकर शक्ति की क्या बता रही है, एक विशेषता बता रही है। इस प्रकार की शक्ति है यथा शक्ति। जैसे प्रतिदिन आएगा आपको, प्रति और दिन, तो प्रति क्या है, दिन को क्या कर रहा है, वो दिन की विशेषता बता रहा है कि हर दिन, प्रतिदिन। तो प्रधानता किसकी हो रही है, पहले वाले पद की, वही सब बदल बदल के लग रहे होते हैं। तो ऐसे जो पूर्व पद की प्रधानता होती है, तो अव्ययी समास की खास विशेषता है कि जब हम पहचानना होगा तो हमको क्या ध्यान रखना होगा, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो वो केवल अव्ययी भाव होता है। दूसरा, जो और 3 जो हैं, तत्पुरुष समास की बात करें, कर्मधारय समास है, द्विगु समास, इसमें उत्तर पद की विशेषता या प्रधानता होती है। विशेषता ना बोल करके हम प्रधानता बोले तो ध्यान में आपके अच्छे से आएगा। प्रधानता किसके पद की, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे तत्पुरुष, तत्पुरुष का जो एग्जाम्पल अभी आप लोग देखा, कौन सा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो पुत्र, पुत्र क्या है, उत्तर पद हो गया, ठीक है, और राजा पूर्व पद हो गया। तो प्रधानता किसकी है, पुत्र की प्रधानता है, अर्थात किसका पुत्र, ये पुत्र किसका पुत्र है,
इसी पर होगा, है ना। जो शब्द क्या हो, प्रधान हो, उसी हिसाब से तीन ऐसे समास का वर्गीकरण किया गया है तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, जिसको उत्तर पद में शामिल किया जाता है। द्वंद्व समास क्या होता है, जब हम देखते हैं दोनों जो शब्द होंगे, दोनों पद होंगे, अपने अपने में बराबर प्रधानता लेकर चलता है। ठीक, मतलब उस पर कुछ नहीं लगाया जाता अलग से, वो अपने में एक ऐसा शब्द है जो खुद में अपना विशेष महत्व रखता है। जैसे दिन रात लिखा हुआ है, दिन अपने में दिन है, रात अपने में दिन है, लेकिन दिन के अनुसार बोल दिया गया। दिन किसी अन्य चीज के अनुसार वो चल रहा है, तो जिसके अनुसार चल रहा है उसकी प्रधानता हो गई। अभी धीरे से समास भी समझ में आएगा, क्योंकि आप समास के प्रकारों को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ते तो और क्लियर होता। तो दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और बहुब्रीय समास का कहना है, जब हम किसी एग्जाम्पल को पढ़ते समझते हैं तो जो भाव आता है वो भाव ना निकल करके किसी अन्य चीज का भाव वो दिखाता है। तो जो शब्द हमने लिखा, जो शब्द हमने पदों का विग्रह किया, वो दोनों प्रधान नहीं होते। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है पीताम्बर, क्या लिखा हुआ है, पीताम्बर। यहाँ पर पीताम्बर का पीत हो गया, प में बड़ी की मात्रा होगा, और प्लस क्या हो गया, अंबर। अंबर का मतलब क्या होता है, अंबर का मतलब तल, और क्या हो सकता है, अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है। ठीक है, कपड़े होते हैं। पीत का मतलब क्या होगा, येलो, पीला कलर। तो पीला वस्त्र धारण करने वाला, ये देखिए अपने में खुद का पद है, और इसका जो अर्थ निकलता है, पीताम्बर किसको बोलते हैं, ऐसा कौन भगवान है जो पीला वस्त्र धारण करता है, तो विष्णु भगवान। ये भी प्रधान नहीं, पीत से कोई मतलब नहीं है, अब अन्य अर्थ निकल गया। ना ही अंबर का कोई मतलब है, नया अर्थ बनता है, और जो तीसरा अर्थ निकलता है वो प्रधान होता है। ऐसे कॉन्सेप्ट अभी प्रधानता के हिसाब से कितने प्रकार से समासों को बांटा गया है, 4 भागों में। पूर्व पद की प्रधानता, 2 दिन लगेगा समास, अच्छे से समझ लीजिए, इतने सारे प्रश्न आएंगे। आपको नियमों पर ध्यान देना है, एग्जाम्पल भी कुछ भी आएगा, एग्जाम्पल रटने का कोई काम नहीं होना चाहिए। आपको किसको समझना होगा, समास के रूल्स को। चलिए, विशेषता क्या है, समास में होता क्या क्या है ये ध्यान रखिए। समास में कितने पद होंगे, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, समास। हम लोग उसमें मैथ का वर्ण निकाल रहे थे, उसको जोड़ रहे थे, फिर उस जोड़ने के बाद नया एक मीनिंग निकल रहा था, आ ई उ हो रहा था पूरा। इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है। दूसरा चीज ये होगा, जब समास हम शब्दों को जोड़ते हैं, पदों को जोड़ते हैं, तो शब्द क्या होते हैं, आपस में और पास पास आते हैं। जैसे राजा का कुमार, ये लिखा हुआ था, राजा का कुमार, तो वहां पर विभक्ति को रिमूव कर दिए, तो दोनों पद क्या हो गए, फिर राजकुमार बन गए, पास पास आ गए। तो ये बात है। अब यही पास पास आएगा तो तीसरी बात है कि पदों के बीच जो जो भी निशान लगा रहेगा, चाहे डेज हो, चाहे वो कोई का की को जो भी लगा होगा कारक चिन्ह, वो हट जाता है। चौथा विशेषता यह है कि जब समास बनता है तो कभी कभी बाद वाला पद, तो कभी कभी पहले वाला पद क्या करता है, अपनी प्रधानता को शो करता है, दिखाता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पद भी प्रधान नहीं होते। ये इसकी विशेषता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। संधि और समास, इसलिए संधि के बाद समास पढ़ लें, क्योंकि दोनों का कनेक्शन शब्दों को जोड़ने से और वर्णों को जोड़ने से। संधि में हमने क्या किया 3 दिन तक, किसका मेल किया, वर्णों का। संधि में किसका मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। जैसे देव और आलय में इसका आ को और इसके आ को मेल कर करके हम लोग क्या बना रहे थे, आ की मात्रा। यहाँ पर समास में किसका मेल होगा, पदों का मेल होगा। जैसे आप लोगों को विद्यालय लिखा है, विद्यालय का संधि भी होता है और समास भी होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका समास नहीं होता, या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका संधि नहीं हो सकता। ठीक, तो विद्यालय एक ऐसा शब्द है जिसका, विद्याधन आलय लिख दिए तो अब क्या हो गया था, विद्याधन आलय, लेकिन विद्या के लिए आलय हो गया, विद्याधन आलय, ये अब कर दिए। तो यहाँ पर इसकी आ की मात्रा
और इसके आ की मात्रा का हम क्या कर रहे हैं, संधि कर रहे थे। यहां पर इसका विशेष अर्थ निकलेगा। आप ये समझिए, ये एक ऐसा वाक्य है जो लंबा है। विद्या के लिए आलय, आलय का मतलब पढ़ने के लिए एक ऐसा घर होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। तो आप के लिए को हटाकर सीधा विद्यालय लिख दीजिए। रसोई के लिए घर, तो रसोई घर, है ना। तो कहने का मतलब है शब्दों का और इसमें वर्णों का। पहला समास अब आपकी कॉपी में लिखते जाएंगे, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का भाव समझिए। इस समास में अभी हमने देखा जितने भी एग्जाम्पल होंगे उस एग्जाम्पल में दो पद होंगे, एक तो पूर्व पद होगा और एक उत्तर पद होगा। तो जितने भी समास होंगे जिसका पहला पद के आधार पर, पहले पद के आधार पर दूसरे को रखा जाता है, तो पहला पद हमारे लिए क्या हो गया? प्रधानता हो गई। चेंज, जो चीज चेंज होता रहेगा, जो बदलता रहेगा, जिसके अनुसार जो बाद वाला शब्द है अपना भाव बदल ले, तो जिसके अनुसार भाव बदल ले, जिसके कहने पर भाव बदल ले, वो इसकी तो प्रधानता होगी ना। मतलब किसके बात को कौन मानता है, तो जिसकी बातों को मानने वाला होगा, जो बोलेगा वो क्या होगा? प्रधान ही होगा, है ना। जो काम करेगा उसके अनुरूप वो आश्रित कहलाएगा। आपके घर में जो मुखिया होंगे वो प्रधान है, उसके हिसाब से आप चलोगे, उसी के अनुसार आप काम करोगे। तो दो दो लोग हो गए, एक प्रधान हो गया, दूसरा आश्रित हो गए। शब्दों पर भी ऐसे है, जो पहला पद जो है ये इसकी प्रधानता होती है, इसी के अनुसार जो अगला जो बचा हुआ पद है या शब्द है वो बदलते रहते हैं, उसके भाव बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है यथा मति। मति तो नहीं बदलेगा, है ना। मति का मतलब क्या होता है? दिमाग, विवेक। तो यथामति का मतलब है जिस प्रकार से, मति के अनुसार, मति के अनुसार। तो जैसे ही आमरण, तो क्या हो गया? मृत्यु तक। तो दोनों में यथा भी है और आ भी है, ये अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द किसको बोला जाता है पता है आप लोगों को? अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसका कोई, आप लोगों को लिखा अव्यय, जिसको कोई लेता खरीदता नहीं, जो हमेशा क्या होते हैं? फ्री में मिलते हैं, और वो लग करके किसी शब्द की संरचना को भी बदल सकते हैं। अव्ययी भाव का दूसरा एक नियम होता है, जब किसी शब्द को बार बार बोला जाता है तब भी वो शब्द क्या होता है? अव्ययी भाव होता है। ठीक है। जैसे ये सुने हैं दिनों दिन। तो दिनों दिन का मतलब दिन दिन, दिन दिन मतलब प्रतिदिन। दिन दिन का मतलब क्या होगा? प्रतिदिन, यही तो होगा ना। दिनों दिन, दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ। सुने हैं? तो जितने शब्द ऐसे हैं जो बार डबल रिपीट होते हैं, वो हमारे लिए किसका है? अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल होता है भाई, ये भी ध्यान रखें। अभी देखेंगे एग्जाम्पल, और आपके कॉपी में ये भी होना चाहिए। अव्ययी भाव समास में तीन प्रकार के पद आते हैं। पहला जो होता है, थोड़ा सा डीपली जानकारी है, एक एक समास भी पढ़े तो आप लोगों के लिए काम बन सकता है। जब हम बात करेंगे ऐसे समास अव्ययी भाव में जो किससे बने होंगे, जिसकी प्रधानता किसकी है भाई? पूर्व पद की प्रधानता किसकी है? पूर्व पद। अगर पूर्व पद क्या हो? उपसर्ग हो। पहला नियम क्या कहता है? हमको ऐसा कोई शब्द मिला जो पहला पद उपसर्ग होता है, और उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों ने बताया नहीं। 19 होते हैं कि 21 होते हैं कि 20 होते हैं? है? आप लोग लिखे भी थे, हिंदी का हम लोग देखें तो यहाँ पर संस्कृत के शब्द भी आ सकते हैं कभी कभी, है ना। 19, है ना, देख लेंगे आप लोग, मैं लिख पाया भी था। अब ये उपसर्ग किसको कहेंगे? जब किसी मूल शब्द के पहले लगेंगे, प्रधानता है, जो लगेगी वही उसकी प्रधानता है, जो जो चीजें हम लगा रहे हैं सामने। हर पद में सामने एक
क्या लग रहा है इसमें? देखिए आजीवन का मतलब है आ और जीवन, जीवन मूल शब्द हो गया। इस मूल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आ। यही पूर्व पद है जिसकी प्रधानता के हिसाब से हम लोग एक वाक्य बनाते हैं, जीवन पर्यंत। तो आपको दो चीजें पूछा जा सकता है, या तो आपको ये पूछा जा सकता है, अधिकतर यही होता है कि जो समास हुआ हुआ जो पद है जिसको हम लोग समासिक पद बोलते हैं, समस्त पद बोलते हैं। कौन सा पद बोलेंगे? समस्त पद, जिसमें दोनों समास या दोनों शब्द जुड़कर उपलब्ध हैं। निर्दोष, तो आप लोगों को पहचानने का तरीका जैसे संधि पहचान रहे थे आप, ओ की मात्रा या उ की मात्रा, वैसे ही समास का रूल्स है। जब आपको किसी भी समास के अन्य समास वाले पदों में उपसर्ग लगा हुआ कोई नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। पहचानने का फर्स्ट रूल है, कोई शब्द जिसमें उपसर्ग लग गया है वो आपको किस पे जाना है? अव्ययी भाव समास में उत्तर में जाना है, और किसी समास में उपसर्ग नहीं लगता। क्लियर हो रही बात? किसी भी और समास में उपसर्ग नहीं लगेगा। तो उपसर्ग के जितने एग्जाम्पल हैं, जितने से उसमें शब्द बन सकते हैं, जैसे निर्दोष, निर्दोष में जो निर है वो क्या है? उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रति मतलब उपसर्ग शब्द, इसका अर्थ भी है निर्दोष मतलब दोष रहित, प्रतिदिन, प्रतिदिन। बेघर, बे और घर, इसका नया अर्थ निकल रहा है बिना घर का व्यक्ति, बेघर व्यक्ति तो बिना घर का व्यक्ति। ये क्या हो गया? ला वारिश, अर्थात बिना वारिस के। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, जहां पर भी यथा लगा होगा उसका मतलब के अनुसार होता है ना? यथामति आया था, मति के अनुसार। बात क्लियर है? पहला रूल्स क्या है? उपसर्ग मिलेंगे वो आपके लिए क्या होगा? पूर्व पद आपको उपसर्ग मिल गया, और उपसर्ग को आप ढूंढ लीजिएगा कितने उपसर्ग होते हैं, और उपसर्ग का उसका मायने क्या होता है, किस उपसर्ग को क्या कहा जाता है। कभी कभी होता है कि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, तब भी हम क्या करते हैं? उसको इसी समास में लेते हैं। जैसे घर घर लिखा हुआ है, तो घर के बाद, एक घर के बाद दूसरा घर, दूसरे घर के बाद तीसरा घर, तो घर घर। नगर नगर, एक नगर के बाद दूसरा नगर, एक व्यक्ति घूमता हुआ नगर नगर जा रहा था, मतलब एक नगर के बाद दूसरे नगर, एक नगर के बाद दूसरे नगर। रोज रोज अर्थात हर रोज। तो जब आपको दो पद मिले और दो पद क्या हो? रिपीट हो, तो आपके लिए कौन सा समास होगा? अब ये भाव समास। ये भी है, एक जैसे दो शब्द के मध्य बिना संधि नियम के कोई भी मात्रा या व्यंजन आ जाए। जैसे शब्द सेम है लेकिन हमको क्या मिल रहा है? सामने में मात्रा मिल रही है। नियम से देखें तो मात्रा का महत्व आपने यहाँ पर नहीं है। ये कहता है जब दो शब्द सेम है और सेम होने के बाद बीच में क्या है? संधि नियम के अनुसार मात्रा या व्यंजन आपको मिलता है, तो आप क्या करें? उसको अव्ययी भाव समास में ले। बहुत आसान भाषा में इसको समझिए। जैसे हाथ हो हाथ, मतलब हाथ ही हाथ में, दिन ही दिन में, बाग ही बाग में, रातों रात भी होगा तब भी होगा, है ना? रोजे रोज छत्तीसगढ़ी में होते ना, उकर घर रोजे रोज झगड़ा होता जैसे, तो इसका मतलब क्या है? रोजे रोज मतलब रोज रोज, अर्थात हर रोज। ठीक, तीन नियम क्लियर है, पहचान लेंगे अब यही भाव समास को। कम एग्जाम्पल आपको मिला हुआ है तो हो सकता है आप थोड़ा सा असहज महसूस करें, समझ आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। समास का जो सेकंड है वो कहलाता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में ध्यान रखेंगे, जब हम बात करेंगे पदों के बारे में, तो अभी हमने देखा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है अब तक का, वो यहाँ से शुरू हो जाता है तत्पुरुष से। और तत्पुरुष में नियमों के हिसाब से, क्योंकि इसका कनेक्शन किससे है? तत्पुरुष का कारक विभक्ति से है, इस कारण से हर समास का कनेक्शन किसी न किसी से है। ठीक है, हिंदी के अन्य व्याकरणों से इसका कनेक्शन है। अव्ययी भाव समास का कनेक्शन किससे हुआ है? सीधा सीधा अव्यय शब्दों से, दूसरा उपसर्ग शब्दों से।
तो उपसर्ग नहीं पता तो अव्ययी भाव नहीं पता। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। उपसर्ग कितने होते हैं सभी के नाम नहीं पता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है अनुयायी, ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होगा क्योंकि अनु एक क्या है? उपसर्ग है। और याई क्या है? एक दूसरा पद है। जो प्रधानता इसी की रहेगी ना। अनु मतलब क्या होगा? कल बताया था पीछे, जिसके पीछे लोग लगे हुए होते हैं वो अनुयायी कहलाते हैं। तत्पुरुष समास में प्रधानता किसकी होगी? बार बार देखिए, उत्तर पद अर्थात बाद में लगे हुए पदों की प्रधानता होगी। और ऐसे शब्दों का जो विस्तृत वाक्य होगा उसको जब हम बनाएंगे, क्या समास बनाते हैं, जोड़ते हैं, तो उस पे जो कारक विभक्ति चिन्ह लगा होगा वो लोप हो जाएगा। तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी विशेषता है कि सभी में, सभी तत्पुरुष समास किससे जुड़े होंगे? कारक से। और कितने प्रकार की कारक विभक्ति का इसमें उपयोग किया गया है तो ध्यान रखेंगे। हमारे पास हिंदी में कारक विभक्ति है। कारक विभक्ति को लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको व्याकरण में इसी का उपयोग लेना है इस समास में। एक पहला होता है हमेशा कर्ता। कर्ता के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ने। ये तो याद होगा आप लोगों को। कारक विभक्ति का महत्व अलग टाइप का ही है, लेकिन हम लोग इस पे कर्म के लिए को, करण, करण किसको बोला जाता है? जहां पर भी से। और यहां पर किस प्रकार से है? साधन या माध्यम के लिए जब से का उपयोग किया जाता है, जैसे वह बस से जा रहा है तो करण के लिए किसका उपयोग करेंगे? कौन सा विभक्ति मानेंगे उसको? करण। चौथा संप्रदाय, संप्रदान में के लिए। पांचवा है अपादान। अपादान में भी से, किस भाव से? जब हम अलगाव की बात करते हैं तो इसमें होता है। उसके बाद होता है क्या, क्या होता है भाई? संबंध, जिसमें आता है का, की, पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए और बहुवचन के लिए के। सातवां अधिकरण। अधिकरण में होता है में के लिए या पर के लिए। उसके बाद आता है संबोधन। संबोधन होता है हे, अरे, इस टाइप से बात मिलती हूँ। अब भाव क्या है इसका? जब हम जितने भी तत्पुरुष समास के सेंटेंस पढ़ेंगे या वाक्य आपके पास जो छोटे शब्द मिलेंगे, उसमें ये आखिरी वाला को हटा करके और ये पहला वाला को हटा करके सबके तत्पुरुष के प्रकार हैं। अर्थात जो भी शब्द, ये शब्द का मतलब है जो समस्त पद वाले शब्द होंगे जिसको समास में जोड़ कर रखा है। आपको ये कभी नहीं पूछेगा युद्ध का क्षेत्र कौन सा समास है, ये कभी नहीं आएगा। युद्ध क्षेत्र कौन सा समास है, तो आप उसको क्या करोगे? विस्तृत करेंगे। विस्तृत करने के बाद जो भाव आपके दिमाग पे बैठ रहा है, जो बातें बैठ रही है, जो सत्य है, और वैसा ही वो टूटेगा, उस हिसाब से आप उसको किसमें लेंगे? कारक विभक्ति में जाएंगे। कारक विभक्ति के हिसाब से कोई भी कारक विभक्ति मिल गया तो आपका कॉन्सेप्ट किस पे जाना चाहिए? वो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। उस तत्पुरुष में ये कौन सा तत्पुरुष है? तो तत्पुरुष के जो 7 प्रकार 6 प्रकार हम देख रहे हैं, कोई ना कोई उसका प्रकार सेट होता जाता है। तो ध्यान दीजिए, समास, इस समास के 2 प्रकार की रचना होती है। पहला तो होता है किसके हिसाब से? ये अलग वर्गीकरण है ना। जब संज्ञा या फिर संज्ञा के साथ जब 2 शब्द हैं और दोनों नाउन हो, ठीक, तो किसमें लेंगे उसको? तत्पुरुष के एग्जाम्पल में। और दूसरा चीज, सबसे सिंपल चीज ये होता है कि कारक विभक्ति याद होने ही चाहिए। याद है सबको? कारक विभक्ति तो याद ही होगा आप लोगों को, याद करना पड़ेगा तो तत्पुरुष बनेगा।
युद्ध का क्षेत्र, मैं यहीं से आपको पूछता हूं, युद्ध का क्षेत्र के पहले आप युद्ध क्षेत्र पढ़िए। युद्ध क्षेत्र में क्या लिखा हुआ है उसको आपको विस्तृत करना है। युद्ध का क्षेत्र, का मिल गया, का, इसको हम लोग अपने से तोड़ रहे हैं और उसपे का शब्द मिल रहा होता है, तो का शब्द के लिए हमने इसमें देखा है कि किसको, संबंध। तो आपसे पूछा जाएगा युद्ध क्षेत्र तत्पुरुष समास है, ये पता चल गया। कौन सा तत्पुरुष है ये बताने के लिए आप इस पे जाएंगे तो संबंध तत्पुरुष की श्रेणी में वो आता है। क्लियर। वैसे ही दान वीर, तो दान में वीर, दान देने में वीर, तो दान करने में या दान देने में वीर किसके किस में आएगा, वो अधिकरण में आएगा। वैसे ही यहाँ पर शरण में आगत, ये भी किस में आएगा, स्वर्ग को गमन, स्वर्ग को गमन, को आया है, को किस में लगता है, कर्म में लगता है। तो बात यही है कि आपको कारक विभक्ति के हिसाब से, मतलब एक पहला ही प्रश्न था समास में ऐसा कौन सा समास है जिसमें कारक विभक्ति के आधार पर निर्णय लिया जाता है, ये भी प्रश्न है। तो होगा तत्पुरुष समास जिसमें कारक विभक्ति। ऐसा कौन सा समास में जिसमें उपसर्गों की प्रधानता होती है, ये भी प्रश्न आ चुका है। अव्ययी भाव समास, उसमें ये नहीं बोला कि कौन सा पद प्रधान है, उपसर्गों की प्रधानता होती है। तो आपका दिमाग जितना ज्यादा इसमें लगेगा आपके लिए वो काम का है। अब 6 प्रकार के तत्पुरुष होते हैं, अभी 6 का विभक्ति मैंने लिख दिया है। पहला किसमें, किसके आधार पर, कर्म के आधार पर, जहां पर कर्म की प्रधानता होगी वो क्या कहलाएगा, कर्म प्रधान। जैसे इसमें लिखा हुआ है सिद्धि प्राप्त, तो सिद्धि को प्राप्त। आप लोग कर्म समझते हो, कर्म किसको कहा जाता है, जितने भी शब्द मिलेंगे, ठीक है, जितने भी शब्द मिलेंगे वो अगर वो शब्द हमारा लक्ष्य हो उसको पाना, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, उसको पाना हमारा लक्ष्य हो, हमारा टारगेट हो उसको अचीव करना, वो आपके लिए क्या कहलाता है, कर्म विभक्ति कहलाता है। ठीक है, क्लियर आ रहा है कि बात समझ में। जैसे हमने सब्जेक्ट पढ़ा, सब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्क करने वाला होता है मूल आदमी वही सब्जेक्ट होगा। ठीक, एक लाइन में आता है हमेशा, वो रामायण वाला, राम ने रावण को मारा, ऐसा वाला सुने होंगे। इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है, राम ने रावण को मारा। अभी मैंने कहा जो हमारा टारगेट होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है, उस शब्द के लिए हम लोग को का उपयोग करते हैं। राम का टारगेट क्या है, मारना है। किसको मारना है, जो टारगेट है वो ऑब्जेक्ट, टारगेट मीन्स ऑब्जेक्ट। अभी कभी कभी बोलते हैं ना हमारा ऑब्जेक्ट जो है, मतलब हम जिस जगह पे जाना चाहते हैं, जिसकी बात हम करना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर वही है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए हमेशा जो सब्जेक्ट है उसके लिए क्या होता है, ने उपयोग होता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में ने का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये अगले से शुरुआत कर्म से होता है। तो कर्म का मतलब हमारा कर्म क्या है, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जो भी ऑब्जेक्ट है आपको उसके बाद किसका उपयोग किया जाएगा, को, है ना। जैसे मैंने कहा आप घर को गए, बोला जाता है ना, आप घर को गए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, घर ऑब्जेक्ट है, जहां आपका लक्ष्य है, टारगेट है जिसको अचीव करना है, उसके लिए वर्क करोगे तो वर्क करना आपके लिए क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। जो काम करोगे ना वर्ब होगा वो, तो जाना आपके लिए वर्ब है। ठीक, जाना एक क्रिया है, काम है, लेकिन जाना कहाँ है, आपका लक्ष्य कहाँ है, घर ही तो है, उसके बाद आप कहीं नहीं जाओगे, तो वो ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, को का उपयोग किया जाएगा। बातें समझ में नहीं आ रही होंगी तो क्या करेंगे आप लोग, पूछेंगे। क्लियर, नहीं पूछ रहे हो मतलब दो चीजें होती हैं, या तो पूरी बात समझ में आ रही है या तो कोई भी बात, हाँ, तो रिप्लाई भी कर सकते हो। सिद्धि प्राप्त, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सिद्धि। ठीक, वैसे ही नगर को गत,
या नगर, गत मतलब गया। तो हमारा टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, नगर। क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ ना, यस नो, ऐसे भी नहीं सुनाई देता है ना? बोलना है। सेकंड है करण। करण में ऐसे आपको दो पद मिलेंगे जो किसी ना किसी कारक विभक्ति को वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। जैसे आपको बोला जाएगा, एक शब्द लिखा हुआ है, राम रचित और तुलसी रचित। ये रामचरित नहीं है, आप लोग रामचरित मत पढ़ लेना, वो पढ़ी है रामचरित, राम रचित। तो यहाँ पर देखिए, जब हम कारक विभक्ति से की बात करते हैं या से या के द्वारा की बात करते हैं, तो हमेशा किसी मीडियम या माध्यम या साधन को आधार मान करके से का उपयोग किया जाता है। तो हाथों से लिखित, हम इसको हस्तलिखित को अगर तोड़े तो हाथों से लिखित। तुलसी रचित, तुलसी के द्वारा भी हो जा सकता है या तुलसी से भी हो सकता है। तो के द्वारा से ये क्या है, हमेशा साधन या माध्यम है। राम रचित, राम द्वारा रचित, नो। संप्रदान के लिए क्या उपयोग किया जाता है, जब ऐसे विभक्ति की बात की जाती है जो किसी के लिए होता है, स्पेशली किसी उद्देश्य के लिए जो स्थान बनाया गया होता है, उसके लिए हम लोग के लिए शब्द उपयोग करते हैं। और संप्रदान जो कारक विभक्ति होती है उसके लिए के होता है। जैसे रसोई घर, जेब खर्च, एक शब्द लिखा हूं मैं, तुलसी चावरा। अब इसमें आपको बस ऐसा ही लिखा रहेगा और आपको बताना होगा ये किस प्रकार का समास है। हो सकता है यहां पर आपको लिखे तुलसी पर चावरा, तुलसी का चावरा, फिर हो गया तुलसी के लिए। तो भाव क्या होगा, तुलसी का चौरा नहीं होता है, आप लोग बोल देते हो तुलसी का चौरा, छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है ना? तो क्या होगा, के लिए, और एक के लिए का मतलब हो गया तुलसी के लिए चौरा। वैसे ही रसोई के लिए घर, जेब के लिए खर्च। और बताइए, उदाहरण आप लोगों को बताना है, जितने लोग बैठे हो आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल बताना है संप्रदान का। और जिसको पहले पूछा जाता है वो आसान हो जाता है। एक संप्रदान का एग्जाम्पल बताएं, जल्दी से बताएं, देख के नहीं बताना है। हाँ, जितने भी शब्द बोलोगे और उसके लिए शब्द हो गया ना ये, उसको तोड़ना है। समास में वही है कि समास का विग्रह करिए, उसको बोल के देखिए, बिना बोल के देखिए, जो भाव नहीं आएगा तो वो नहीं हो सकता है। ग्रंथ के लिए आलय, आलय का मतलब होता है घर, ठीक है। आपादान तत्पुरुष बन जाएगा। आपादान में से का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन से का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए। जैसे आप लोगों को कोई शब्द मिल जाता है और उसको किस रूप में बताना हो, अलग के होने का भाव रखता हो, वो आपके लिए किस समास में आएगा, आपादान तत्पुरुष समास में आता है। जैसे कोई व्यक्ति क्या हो गया, अपने रास्ते से भ्रष्ट हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देश निकाला, अलग हो रहा है देश से। घर निकाला, घर निकाला भी आएगा, घर से निकाला। और क्या हो सकता है? साइकिल से, साइकिल से गिर जाना, ये वाक्य है। लेकिन क्या उस वाक्य को और छोटे शब्दों में संक्षेप में कोई नया शब्द बोलकर बताया जाता है क्या? यही समास है।
आप लंबे वाक्य बना सकते हो, साइकिल से गिरना, तो ये तो जीरा बदर, झीला बदर हो सकता है, जिला से बदल, बदला गया व्यक्ति है ना। देश बदर भी होता है क्या, देश निकाला, तो बदर का मतलब ही है वहां से। जिला बदर समझते हो कि नहीं, आप ही लोग को पूछ रहा हूं, आप लोग को मिला है क्या जिला बदल के भी अवसर, आपको मिला है? हाँ, जिला बदल का होता है कि कोई ऐसा अपराधी जो अपराध करने के बाद, सुन लीजिए, ऐसा कोई अपराधी जो अपराध करने के बाद अंदर है और उसको जमानत मिलता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि आप उस जिले में नहीं जा सकते, आप दूसरे जिले में रहोगे। हाँ वो जिला, ये जिला बदल, हाँ बदल है, जिला बदल, बदल नहीं है, जिला बदल गया नहीं है, है? अपराध की प्रकृति के हिसाब से देखा जाता है। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में कारक, जितना आपका कारक विभक्ति अच्छा होगा उतना ही आप तत्पुरुष को समझ पाएंगे। जब दो पद हैं और दोनों पद किसी दूसरे का क्या बताते हैं, एक दूसरे का संबंध या उसका अधिकार बताता हो, ये भी ध्यान रखेंगे, वो उसका अधिकारी है, अधिकार बताता हो तब भी वो ये मेरा है ये आपका है ऐसा वाला, तब भी वो तत्पुरुष, कौन सा तत्पुरुष होगा, संबंध तत्पुरुष होता है। राजा का पुत्र राजपुत्र, घोड़े की दौड़ घोड़दौड़। अभी ये एक एक दो एग्जाम्पल हैं, उसके बाद पूरा सेटअप है, आपको पहचानना पड़ेगा। अधिकरण में क्या होता है, जब अधिकरण की बात करते हैं तो में या पर, ये आपको बीच में आप विग्रह करें तो ये में या पर आना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्ध, विश्व के लिए प्रसिद्ध नहीं होगा, है ना। आप बीती, क्या होगा, आप पर बीती, अर्थात खुद पर बीती। चलिए, कभी कभी तत्पुरुष समास में एक नया तत्पुरुष होता है जिसमें संस्कृत में हमेशा होता है, कभी कभी आप लोगों को व्यापम में भी ये देखने को मिलेगा। जब तत्पुरुष समास को किस रूप में देखा जाता है, एक ऐसा समास जिसको विग्रह करने पर आपको थोड़ा सा नकारात्मक भाव आए, है ना, और ये आपको पहचानना होगा। अगर आ गया है असभ्य, आपको पूछा गया है असभ्य कौन सा समास है, तो असभ्य मतलब ऐसा कोई जो है वो क्या है, सभ्य ना, सभ्य ना मतलब सभ्य नहीं, है ना। और अगर मिल गया आजीवन, असंभव, तो आप अभी तो देख के समझ पा रहे हो, लेकिन भाव जब आ जाएगा, इसमें से कौन सा नए तत्पुरुष है ये पूछा जाए तब, तो जब भी आप नए तत्पुरुष के बारे में बात करेंगे उसको तोड़े तो आपको किसका भाव मिले, नकारात्मक, अर्थात संभव नहीं। और ये जहां पर आ की मात्रा मिलता है तो अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि आ एक उपसर्ग है। आ क्या है, आ भी एक उपसर्ग है, लेकिन नकारात्मक भाव से क्या करता है, भाव को बदल देता है। अनंत हो गया जिसका अंत नहीं, लेकिन असंभव जिसका जो संभव नहीं। अनादि, जिस अनादि मतलब आप नहीं बोलेंगे, अनादि, अनादि, तृप्ति। आदि, अनादि का मूल अर्थ क्या है, सोचिए सोचिए उधर। तो आदि को पहले समझिए तब अनादि को समझेंगे। आदि का मतलब क्या होगा, स्टार्ट, ठीक है। आदि का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बिगिन कर सकते हैं, शुरुआत। अनादि मतलब जिसकी शुरुआत ही नहीं, ठीक है। जैसे संसार की उत्पत्ति, हाँ, तो अनादि मतलब जिसकी शुरुआत पता ही नहीं है, वो शुरुआत कैसे हुई क्या हुई इसकी हमको जानकारी नहीं, अनादि। अनादि अनादि काल से मतलब पता नहीं कब से, हमको पता ही नहीं स्टार्ट कब से हुआ है, ठीक है। तो आदि का मतलब हो गया
बहुत पहले, आप बहुत पहले बहुत पहले बहुत पहले, इसीलिए बहुत पहले के लोगों को आदि मानव कहा जाता था। बहुत पुराने लोग, जिसकी शुरुआत कैसे हुई पता नहीं। एक शब्द आता है अथ, ठीक, आप ही लोग बताओगे, ठीक है, इधर कोई नहीं है आज। अथ का मतलब क्या होगा लक्की? आप लोगों ने महाभारत सीरियल देखा होगा, उसमें सॉन्ग चलता था, अथ श्री महाभारत कथा। अथ का मतलब स्टार्ट, स्टार्टिंग, शुरुआत। अथ मतलब शुरुआत होता है। आदि का मतलब जितना पुराना, इतना पुराना कि हमको पता ही नहीं है, पुराना पुराना पुराना, आदि। अनादि का मतलब इतना पुराना कि वो स्टार्ट कहाँ से हमको नहीं पता है, वो इतना अनादि का मतलब। अर्थ का मतलब क्या हो गया? स्टार्ट, प्रारंभ। मैं फिर क्या क्या बता रहा हूँ। और अर्थ का विलोम क्या होता है, ये आप बताओगे? प्रारंभ का विलोम, फिर प्रारंभ और अर्थ बराबर हैं। अर्थ का मतलब प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ का विलोम क्या होगा? अपोजिट, इति। क्या होगा? इति, अथ इति। ये इतना पूछा जाता था पहले। हाँ, हिंदी भी है संस्कृत दोनों को स्वीकार्य है, तत्सम शब्द है ये। तो संस्कृत बोल दिया गया, मतलब हिंदी में भी इसको स्वीकार करते हैं, तो तत्सम बोला जाता है। ठीक है, इतिश्री सुने, अथ और इति। अगला जो समास है वो है, इसी को समझ लीजिए, कर्म धारय समास। कर्म धारय, देखिए पहले जो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अव्ययी भाव समास पढ़ने के लिए किस व्याकरण के कौन से हिस्से को पढ़ने आना चाहिए? उपसर्गों को, और मुख्य रूप से उपसर्गों को। तत्पुरुष समास समझने के लिए व्याकरण के कौन से हिस्से की समझ होनी चाहिए? कारक विभक्ति की समझ होनी चाहिए। अब तीसरा जो समास है, कर्म धारय समास, इसको पढ़ने के लिए आपको किस भाव को समझना होगा? अलंकार का एक प्रकार है, कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। अब अलंकार आपकी सिलेबस में है ही नहीं, तो अलंकार पहले बचपन में पढ़े रहे होंगे तो याद होगा। इसमें आपको दो पद मिलेंगे। कितने पद मिलेंगे? दो पद। अव्यय भाव में किसकी प्रधानता है? पूर्व पद की। तत्पुरुष में किसकी प्रधानता है? बाद वाले अर्थात उत्तर पद की। इसमें भी किसकी प्रधानता होगी? उत्तर पद की प्रधानता होगी, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु और एक तीसरा है अव्यय, सॉरी, इसमें तत्पुरुष, तीनों में बाद वाले पद की प्रधानता होती है। अब ध्यान दीजिए, जब कर्मधारय की समास की बात आएगी तो आपको जो शब्द मिलेंगे, ठीक, क्या मिलेंगे? शब्द मिलेंगे, अर्थात पद मिलेंगे। कितने पद मिलेंगे? दो पद। इस दो पद में एक होगा पूर्व पद, एक होगा उत्तर पद। विशेषता या समझ इसमें कर्मधारय की कैसे बनानी है? पहला पद क्या होगा? सेकेंडरी होगा, उसका कोई रोल ज्यादा नहीं होगा। उत्तर पद होगा है प्रधान, उत्तर पद प्रधान होगा। जैसे इसमें देखिए, एक एग्जाम्पल बताइए आप लोग इसका, कर्मधारय का एक एग्जाम्पल बताइए, जैसे मृग नयन। क्या लिखा हुआ है? मृग नयन। दो पद हैं इसमें, एक है मृग और दूसरा है नयन। मृग का मतलब क्या होता है? नहीं पता है तो लिख लीजिए, मृग मतलब हिरन। ठीक, और नयन मतलब होता है आंख। अब देखिए, दो पद हो गए, इसमें जो आंख है वो है उत्तर पद, और यही उत्तर पद हमेशा क्या होगा? प्रधान होगा। दो शब्द आए हैं इसमें, विशेषण और विशेष्य। आपको मृग और नयन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है। विशेष्य और विशेषण, यहां पर आपको बताना है कि कौन सा विशेष्य है, कौन सा विशेषण है। हिरण क्या है या मृग क्या है? मृग को बोल सकते हैं विशेषण शब्द,
अब विशेषण भी पढ़ना जरूरी है। और आंख क्या है या नयन क्या है? विशेष्य। तो ये विशेष या विशेषण क्या है? विशेषण किसको बोलते हैं? दो शब्द हैं और विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। आंख के बारे में हमको कोई बता रहा है, कोई व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति के आंखों के बारे में तारीफ कर रहा हो। ठीक, क्या कर रहा हो? तारीफ कर रहा हो कि आपकी जो आंखें हैं, मतलब आंखों की विशेषता, मतलब आंख क्या हो गया? विशेष्य हो गया। आंख क्या हो गया? विशेष्य हो गया। मतलब इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य कहलाएगा। तो आपकी आंखें, उसके गुण के बारे में बता रहा है कि आपकी आंखें कैसी हैं, समझ गए? हिरणों के जैसे। ठीक, उसकी आंखों की क्या विशेषता है? विशेषता यह है कि उसकी आंख, अर्थात जो विशेषता बताई जा रही है, हिरण के समान, है ना। अगर वो रहता श्रृंगाल नयन, सियार को, तो उनकी आंखें बहुत सुंदर हो, अच्छी हो, तो उसको क्या बोल रहे हैं? मृग के समान नयन। तो कर्मधारय समास का एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है के समान या के जैसा। अगर हम तोड़े तो के समान या के जैसा अगर आपको फिट हो रहा है सेंटेंस में, मृग के समान नयन, तो वो मृग नयन जो वर्ड है ये कर्मधारय समास है। श्रृंगाल नयन हो सकता है बोटर्रा आंखी का हो, तो उसके लिए सियार के समान आंख। तो प्रधानता क्या है? उत्तर पद, मतलब ये जो है हेड है मान के चलो, उसके हिसाब से ये सब चीजें बदल रही है। ये भी आता है, ये भी सुने होंगे, चरण कमल। इसको कैसे तोड़ेंगे? वो चरण का मतलब होता है पैर, ठीक है, चरण का मतलब क्या हो गया? पैर। और कमल का मतलब क्या हो गया? कमल हो गया। तो उसके पैर किसके समान है? कमल के समान या कमल के जैसा पैर, है ना। चरण, एक दोहा है ना, चरण कमल बंदौ पद राखा है, सुने हैं? आप लोग सुनते क्या हैं? हनुमान चालीसा सुनते हो क्या कभी? बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो आप लोगों को तुलना करनी पड़ेगी कि इसके समान वह है। ठीक, इसमें फिर बात आता है, ऐसा कौन सा समास है जो तुलनात्मक, एक की तुलना दूसरे से की जाती है, तो कौन सा होगा? के समान आता है, के जैसे आता है, उसके लिए भी उसका उपयोग होगा। अब देखिए भाई, चंद्रमुख, आप बताएंगे? चांद जैसा मुख, आ गया ना, उसके समान। उसका जो मुख है, उसका जो चेहरा है, किसके समान है? चांद के समान। सूरजमुखी या सूरजमुख, सूरज के समान चेहरा। वानर मुख, बंदर के समान चेहरा। तो जिसकी तुलना किसी से की जाए तो वो सेंटेंस, सॉरी, वो वर्ड क्या होगा? ये होगा। नील कमल, कौन सा कमल का विशेषता क्या है? वो नीला है ना। श्वेतांबर, समझिएगा, श्वेतांबर वस्त्र जो क्या है? सफेद वस्त्र। नीलांबर, नीलांबर नीला वस्त्र। पीतांबर, पीला वस्त्र। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ने वाला है आप लोगों का, पहले इसी को समझ लेते हैं। सतजन, ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आप लोगों को परेशान करेगा, जैसे आप लोगों को ये है सज्जन, बस आएगा। वो जन का मतलब व्यक्ति हो गया। वो व्यक्ति कैसा है? अच्छा व्यक्ति या सत व्यक्ति, हर व्यक्ति की विशेषता।
नहीं हो सकती। यहां देखिए, कमल के समान नयन। महादेव, वो देव क्या है, उसकी विशेषता क्या है देव की, वो महान है। पीत अंबर, अंबर की विशेषता क्या है कि वो क्या है, पीला है। नरसिंह, नरसिंह में क्या है, वो जो नर है, जो व्यक्ति है, वो किसके समान दिखता है। हाँ, जितने भी ऐसे भाव आएंगे कि हमको तुलना करना पड़े, के जैसा, के समान वर्ड मिले आपको, तो आपको पहचानना क्या है कि वो प्रथम दृष्टि में क्या होगा, ये कर्मधारय समास होता है। कौन सा, नीला कमल, ठीक है, कमल का रंग का बता रहा है ना, रंग, हाँ, विशेषता और विशेष्य की भाव तो है ना। तो वो चीज के समान या के जैसा हमारे लिए आइडेंटिफाई करने के लिए एक तरीका है। इसमें रूल्स में वो नहीं है कि ऐसा होगा तभी, ये हमारे लिए एक साधन है कि आप पहचान सकते हो। और बाकी समासों में ऐसे तुलनात्मक रूप से कुछ नहीं मिलेगा। विशेष विशेषण, सबसे पहले वही है, विशेष्य और विशेषण है कि नहीं, है ना। अर्थात दो शब्द हैं, एक की विशेषता बताएगी और दूसरा किसकी विशेषता बता रही है, वो आपको मिलने चाहिए। दो चीज मिलते हैं तो आपको आगे काम करना होगा। घनश्याम, क्या होगा, घनश्याम को बताइए, आप बताओ। घनश्याम, घनश्याम को अलग करना है, तोड़ना है, समास को क्या बोलते हैं, विस्तृत रूप से आपको बताना है घनश्याम किसको कहते हैं। घन और श्याम दो चीज हो गया। घन एक क्या है, विशेषता है, किसकी, श्याम की। घन का मतलब हो गया बादल, और बादल जो घन, घन बादल अर्थात घटा वाली बादल का रंग कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, तो श्याम किस रूप में है, काले श्याम या घन श्याम। ठीक है, विशेषण और विशेष मिल गए तो आपका काम बन गया। चलिए यहीं पे हम लोग समास को रोकते हैं। कितने समास पढ़े, तीन समास कंप्लीट हुआ क्या, कि चार हुआ, तीन समास। चलिए एक देख लें, और एक देख ही लेंगे ताकि बाकी दो पे आपका काम बन सके। द्विगु बहुत सरल है। द्विगु समास में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जिस प्रकार से बाकी समासों की, हर समास की एक स्पेशल विशेषता हम लोग समझ रहे हैं। द्विगु की विशेषता होगी कि इसमें आपको जब भी आप देखेंगे तो आपको एक संख्यात्मक वाला वाक्य शब्द मिलेगा, वर्ड ऐसे मिलेंगे जो या फिर वो सीरीज में हो, या फिर वो 1 2 3 4 में हो, या 1 2 3 4 में हो, जो किसी अन्य पद पर वो क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, कनेक्ट हुए होते हैं। और उसी हिसाब से इसको आपको समझना होगा कि वो किस प्रकार की समास में आता है। द्विगु समास ऐसा कौन सा समास है जो किसमें शामिल है, संख्यात्मक समास के रूप में जाना जाता है। कौन सा समास है जो संख्यात्मक रूप से जाना जाता है, दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। हमेशा पूर्व पद, ठीक है, अधिकतर क्या, हमेशा लगभग पूर्व पद को पढ़ने पर, देखने पर आपको कोई ना कोई संख्या दिखेगी। ठीक है, कोई ना कोई संख्या दिखेगी। जैसे इसमें देखिए, जितने एग्जाम्पल हैं इसको पढ़ पा रहे होंगे तो पढ़ दीजिए। इसमें कौन से ऐसे समास में संख्या आपको समझ ना आ रहा हो। पहला में क्या लिखा हुआ है, नौ, नौ मतलब 9, है ना, नौ ग्रह। दूसरा लिखा है त्रिलोक, कितने लोगों की बात हो रही है, 3 लोगों की बात हो रही है। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। अठन्नी, कितने आना, 8 आना। आना के बारे में एक बार बताया था आप लोगों को, याद है, जब छत्तीसगढ़ पढ़ाया जा रहा था। ये है त्र्यंबकेश्वर। त्रय, त्रय मतलब
3। शताब्दी, शताब्दी में कितने संख्या शामिल है? 100। चौमासा, कितने मास? 4 मास। दोपहर, कितने पहर की बात है? दशक, दशक कितने समय का समूह है? 10 वर्षों का समूह क्या कहलाएगा? दशक। ठीक। हुँ? 10 वर्षों का समूह, ये अपने में बहुवचन है तो इसके साथ वर्षों ही लगाया जाएगा। ठीक है। हाँ, जब एक लिखेंगे समूह के बारे में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 10 वर्ष का समूह। इसको अगर विस्तृत करके लिखना है दशक को, दशक में ये एक अकेला है, दहाई का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये बोलना चाह रहे हो ना। तो जब इसको अच्छे से विस्तृत रूप में भाव के रूप में समास बनाना होगा तो 10 वर्ष अकेले लिखेंगे तो। लेकिन सामान्यतः ये माना जाता है जब दशक लिखा जाएगा तो एक दशक लिखा जाएगा, है ना। तो ये 10 वर्षों को भी हम लोग क्या मान सकते हैं? संख्यात्मक चीजें हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हो? यार नहीं हो तो द्वंद्व मतलब, या दूसरा आ गया। अब द्वंद्व आपको समझना है, हो सकता है खत्म ही हो जाए आगे। द्वंद्व का मतलब होगा, द्वंद्व अपने आप में क्या है? नहीं, एक ऐसा शब्द है जो किसको दर्शाता हो, या तो ये या तो ये, है ना। जब आपको पद मिलेंगे, शब्द मिलेंगे, तो ऐसे सारे शब्द आपको क्या होंगे? दोनों अपने आप में क्या होंगे? बराबर होंगे। कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा या उसके आश्रित या वो पद प्रधान, ऐसी बात नहीं होगी। दोनों पद अपने आप में अस्तित्व रखते वाले मिलेंगे और दोनों अपने आप में क्या होंगे? अपना अपना प्रधानता दिखाता होगा। इसी कारण से इसको हम लोग किसमें रखते हैं? द्वंद्व में। द्वंद्व में सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? ये भी पूछा जा चुका है। तो द्वंद्व में ही दोनों पद प्रधान होते हैं। विशेषता क्या है इसकी? जब हम इसको जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, तो इस पर कुछ काम हमको करना होता है। पहला काम ये करना होता है कि विग्रह करने पर योजक या समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। समुच्चय बोधक, योजक चिन्ह, चिन्हों के बारे में भी हमको पढ़ना ही है, इसमें है चिन्ह का भी सिलेबस है ना। तो योजक चिन्ह किसको कहते हैं या समुच्चय बोधक किसको कहते हैं? समुच्चय बोधक किसको कहते हैं बताइए? समुच्चय को हम लोग मान सकते हैं संयोजक, कंजक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको जोड़ रहा होता है। ठीक है। योजक मतलब, अब इसमें देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिखेंगे जो द्वंद्व के एग्जाम्पल हैं और उसको, उस भाव को समझना है, क्योंकि इसके प्रकारों को समझने के लिए इसके भाव को समझना पड़ेगा। पहला लिखा हुआ है माता और पिता। तो अब इसको अगर आपको तोड़ने बोला जाए तो एक शब्द आ रहा है माता और पिता। यही भाव आप बनाते हैं, माता और पिता। दोनों ऐसे शब्द हैं कि एक साथ रहने वाले शब्द हैं, एक साथ उपयोग करने वाले शब्द हैं, तो दोनों को हम अलग अलग विरोध में या विलोम शब्द के रूप में उसको नहीं दर्शाते हैं, उसको एक साथ दर्शाते हैं। और यही आपके लिए समुच्चय बोधक है, जोड़ने का काम करता है। राजा रानी, राजा और रानी बोला जाता है ना। दुख और सुख, सुख दुख लगा हुआ है, दुख। इसमें बताइए क्या होगा? दिन रात, राजा या प्रजा? बिल्कुल गलत है। ये आपस में विलोम शब्द का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी कारण से द्वंद्व के अलग प्रकार में आएगा।
अभी हम लोग द्वंद्व के प्रकारों को अभी चर्चा करते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि द्वंद्व के कैसे प्रकारों को बांटा गया है। ठीक, आप लोगों को लग रहा है बीच में चिन्ह रहता है, पहले प्राथमिक मिडिल स्कूल में यही पढ़ते थे, द्वंद्व पहचानना होगा, बीच में ऐसा चिन्ह लगा होगा, वो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, नियम अलग है इसके। द्वंद्व कहता है कि हम द्वंद्व की बात करेंगे तो दोनों शब्द अपने में खींचातान हो रहे हैं, तो दोनों में कौन सा हम लोग उठाएं, किसको हम लोग बात करें, इस पर डाउट है, द्वंद्व है। तो ध्यान रखें, जब हम लोग बात करेंगे, कुछ ऐसे आपको पद मिलेंगे जिसका तोड़ने के बाद हमको और लगाना पड़ता है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक, और लगाते कब है, जब वो उसके नेचर किस प्रकार से हो, समान प्रकृति के पद हो, जैसे हमने लगाया माता और पिता, तब उसके लिए क्या करेंगे, और लगाएंगे। जो डेस रहेगा सब में रहेगा, लेकिन उसको आपको तोड़ना होगा तो कुछ ना कुछ शब्द लगाना ही पड़ेगा। तो और का प्रयोग कब करेंगे, जब समान प्रकृति के पद रहेंगे। कभी कभी या लगाया जाता है, या कब लगेगा, जब आपका प्रकृति कैसा हो, विलोम हो, जैसे दिन या तो रात। यहाँ पे देखिए माता पिता के लिए माता और पिता का उपयोग किया गया है। गाय भैंस एक ही प्रजाति एक ही प्रकृति के हैं, तो गाय भैंस देश है, तो गाय और भैंस। अब ये लिखा हुआ है सेकंड, धर्माधर्म, या तो धर्म या तो अधर्म, तो दोनों किस प्रकृति के हैं भाई, अपोजिट प्रकृति के हैं। सुरासुर, सुर असुर, सुर या असुर। दिन रात, हो सकता है दिन और रात भी हो, है ना, लेकिन जहां पर विलोम शब्द मिलेंगे वो आपके अलग प्रकार से एग्जाम्पल में आ जाएगा। 3 प्रकार से द्वंद्व समास के भेद होते हैं, और ये व्यापम लगातार पूछ रहा था। तो पहला द्वंद्व, दूसरा द्वंद्व, तीसरा द्वंद्व। पहले द्वंद्व का नाम क्या है, इतरेत्तर द्वंद्व। दूसरा द्वंद्व है समाहार, तीसरा है वैकल्पिक। आप लोगों को समझ में आ रहा है, वैकल्पिक का मतलब क्या होगा, विकल्प चुनना होगा, या तो हाँ या तो ना, तो यही विकल्प क्या होंगे, अपोजिट होंगे, या तो ये या तो वो, ऐसे में। देख लीजिए इतरेत्तर क्या होता है, आपको जितने सारे पद मिलेंगे और वो सेम होंगे, जिसमें दोनों पद की प्रधानता होगी और दोनों सेम नेचर वाले जैसे होंगे, और दोनों को एक साथ उपयोग किया जा रहा होगा, जिसमें हमेशा ध्यान रखेंगे जो मिलेगा इसमें दोनों जो संज्ञाएं हैं, जो शब्द मिलेंगे वो संज्ञा शब्द होंगे, और दोनों संज्ञाएं अपनी अलग अलग प्रधानता रखता होगा। उसके बाद दोनों पद अलग अलग जब होते हैं तो इतरेत्तर द्वंद्व होता है। किस मामले में समझेंगे, कृष्ण और अर्जुन, यही तो बोला जाएगा ना, या कृष्ण या अर्जुन नहीं बोलेंगे, दोनों तो व्यक्ति हैं, दोनों क्या है, योद्धा है, कृष्ण अर्जुन। गंगा और यमुना, 71, 70 और 1 71, 95। हम किसी ना किसी का क्या करेंगे, समुच्चय करेंगे ना, समुच्चय मतलब जोड़ेंगे, जो जोड़ेंगे मतलब उसके भाव को बताएंगे। यही 70 71 भी संख्यात्मक रूप से उसी में आता है। समाहार में क्या होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 2 पद मिलेंगे ही, दोनों पद अलग अलग अपना प्रधानता बताता होगा, अलग अलग अपनी प्रधानता प्रकट करेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे जो रेड कलर का लिखा हुआ है समाहार द्वंद्व का एग्जाम्पल, समास पद एक समूह का बोध कराए। जब हम उस शब्द को उच्चारित करें तो एक समूह का बोध कराता हो, जैसे बाल बच्चा, यहां पर बाल अलग बच्चा अलग, इसके अर्थ जो निकलेगा ना, ध्यान रखेंगे जब समस्त पद बनेंगे तो ऐसा बच्चा क्या है जो छोटा है, उसके लिए बाल बच्चा या बालक वाला बच्चा। फल फूल, फल और फूल, तो आपको और शब्द नहीं लगाना है इसमें, फल फूल, है ना। अन्न जल, दोनों क्या है, एक साथ मिलते हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं, एक ही साथ उसको उच्चारण करते हैं। अन्न जल, अन्य या जल, अन्य या नहीं, अन्य और जल, फल और फूल। या बालक बच्चा, तो बालक ऐसा बच्चा जो क्या है, बालक है, उसके लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं, बाल बच्चा, फल फूल, अन्न जल। यहाँ पे डेस है, कभी कभी डेस नहीं लगेगा, तब भी आपको उसके अर्थ को निकालना पड़ेगा इस भाव से। तो वैकल्पिक, सबसे सिंपल क्या है, वैकल्पिक। इसमें क्या होगा,
आपको दो चीजें मिलेंगी, दोनों अपोजिट होंगे, विलोम शब्द होंगे, और एक विलोम, एक का अर्थ अच्छे भाव से, एक अर्थ उसके विलोम भाव से। जैसे या तो सुख या तो दुख, सुख या दुख, लाभ या हानि, पाप या पुण्य, धर्म या फिर अधर्म। सामान्यतः कौन सा शब्द, अपोजिट शब्द मिलेंगे, ये द्वंद्व। तीन प्रकार के द्वंद्व मैं रिपीट कर रहा हूं। इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेत्तर द्वंद्व में क्या होगा, और लग करके क्या बनाएंगे, एक द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं, ये 10 बार पूछा जा चुका होगा। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। उसके बाद ये भी पूछा गया है धर्म अधर्म, ये नहीं रहेगा, आपको ये दिया जाएगा, ये चारों दे दिया जाएगा, इसमें से आपको इसमें कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व है ना, और एक वैकल्पिक रहेगा, तीन अलग रहेंगे। तो इस तरीके से डीपली इसको पूछा जा रहा है। अभी तो डेफिनेशन भी पूछा जा रहा है कि वैकल्पिक द्वंद्व में हम विलोम शब्द को शामिल करते हैं, हैं? इतरेत्तर और वैकल्पिक, इतरेत्तर में क्या लगाएंगे हम लोग, इतरेत्तर में किसको लगाएंगे, जैसे माता पिता लगा है, नहीं वो तो द्वंद्व के एग्जाम्पल थे, लाइन टू लाइन। जो पहला जो पेज था वो द्वंद्व के एग्जाम्पल थे। ला देता हूं, ये कैसे नहीं खसक रहा है, अच्छा इसकी वजह से। ये जो आप बोल रहे हैं ये द्वंद्व के एग्जाम्पल है, जो सभी एक साथ हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये इतना समझ में आ गया। हाँ, इसमें पहचानने का एक ही चीज है, मैंने इसीलिए लाल रंग को पढ़ने बोला। जब इसको पढ़ेंगे तो एक समूह का भाव उत्पन्न होगा जो एक साथ होंगे, ये इसकी एक खास विशेषता इतरेत्तर से अलग करती है। जैसे आप फिर सोचना पड़ जाएगा कुछ। खाना पीना हो सकता है, खाना पीना भी हो सकता है। खाना और पीना दो अलग अलग क्रियाएं हैं, ये इतरेत्तर में जा सकता है। ठीक है, हाँ, चाय और इसमें भी आएगा, लेकिन वो एक किसी समूह को दिखाने का प्रयास करेगा, उस पे आपको जाना है, ये ध्यान रखना है। समास पद एक, समास या समस्त पद जो बनेगा, और इसमें समस्त पद कौन है बताइए, इसमें समस्त पद किसको मानते हैं, समस्त पद होगा ये एक साथ, जीवन मरण वैकल्पिक होगा वो, या तो जीना या तो मरना, तन मन हो गया, तन मन हो सकता है, तन अलग है, तन मन अलग है, हाथ पैर अलग है, ये है? रात दिन वैकल्पिक है, ध्यान रखें। ये हाथ पैर किसका शरीर के अंग का एक समूह का बोध करा रहा है ना, अपोजिट है क्या, हाथ और पैर नहीं हो सकते, है ना। हाँ, दाल रोटी, तेल तिलई, है ना। चलिए, हो गया, आगे मैं कल बताऊंगा, क्योंकि मैं अब नहीं बोल पाऊंगा।
एग्जाम्पल में डालूंगा बहुत सारे, उसको प्रैक्टिस आप लोग को करना इसी में है, लगभग 100-150 लाइन से है। उसके ब्रैकेट में आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन कौन से समास किसमें किसमें शामिल होते हैं।